गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। सुबह 11 बजकर ठीक 19 मिनट अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 29 अप्रैल 2022। आज 29 अप्रैल 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जी, जल्दी से मुझे बताएं, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। जहां तक मुझे याद है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 600 बीसी, यानी कि 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। और उस धार्मिक आंदोलन के तहत आप जानते हैं कि हमने दो धर्मों के बारे में बात की थी, एक बुद्धिज्म और एक जैनिज्म। हमने बात की थी एक बौद्ध धर्म के बारे में और साथ में एक जैनिज्म या जैन धर्म के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष, बेसिकली जिसमें हम एंशियंट पीरियड की डायनेस्टीज या राजवंशों के बारे में बात करते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, द टॉपिक फॉर टुडे इज राइज ऑफ मगध। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राइज ऑफ मगध, या हिंदी में आप लिख सकते हैं मगध का उत्कर्ष। राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष। राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष। और आप जानते हैं कि मगध के उत्कर्ष में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहेगा मौर्यन पीरियड। इसी में हम बात करेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्यन पीरियड या मौर्य काल, क्योंकि राइज ऑफ मगध में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मौर्यन पीरियड या मौर्य काल। इसीलिए हम राइज ऑफ मगध टॉपिक को तीन पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक वो पीरियड जो मौर्य वंश के शुरू होने से पहले का पीरियड है, या मौर्यन पीरियड के स्टार्ट होने से पहले का पीरियड है, जिसे कहा जाता है, ये कहलाता है प्री मौर्यन पीरियड। प्री मौर्यन पीरियड, या हिंदी में आप लिखेंगे पूर्व मौर्यकाल। प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्यकाल। और जो पीरियड मौर्यन पीरियड के खत्म होने के बाद का है, उसे आप क्या कहेंगे, दैट विल बी नोन एज, वो कहलाएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड। वो कहलाता है पोस्ट मौर्यन पीरियड, या हिंदी में लिखेंगे मौर्योत्तर काल। पोस्ट मौर्यन पीरियड, या ये कहलाता है मौर्योत्तर काल। तो हमारे टॉपिक का नाम है राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष, जो कि एंशियंट पीरियड यानी कि एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत का है। इसको हमने तीन सब पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहला है प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल, उसके बाद है मौर्यन पीरियड या मौर्य काल, और फिर उसके बाद है पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल। तो पहले हम प्री मौर्यन पीरियड में तीन राजवंशों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है हरियंका डायनेस्टी, या हिंदी में लिख सकते हैं हरियक वंश। सबसे पहला हरियक वंश, उसके बाद दूसरा
शिशु नाग डायनेस्टी या शिशु नाग वंश। तीसरा, नंदा डायनेस्टी या नंद वंश। तो मगध के सबसे शुरुआती तीन राजवंश या सबसे इनिशियल तीन डायनेस्टीज या तीन राजवंश कौन कौन से हुए? सबसे पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी। और इन तीनों डायनेस्टीज के साथ प्री मॉडर्न पीरियड में ही हम बात करेंगे भारत पर होने वाले फॉरेन इन्वेजन्स यानी कि विदेशी आक्रमणों के बारे में। मौर्य वंश शुरू होने से पहले, मौर्य पीरियड शुरू होने से पहले हमारे देश पर दो विदेशी आक्रमण हुए थे, जिन्हें भारत पर होने वाले सबसे पहले दो विदेशी आक्रमण माना जाता है। सबसे पहला कहलाता है, लिखेंगे पर्शियन इन्वेजन। पर्शिया का मतलब फारस और ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था? पर्शिया कहा जाता था। तो भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी कौन हुए? ईरानी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ईरानी आक्रमण या पर्शियन इन्वेजन के बारे में। और दूसरा विदेशी आक्रमण हमारे देश पर हुआ, जो किया किसने? ग्रीक्स ने। ये कहलाता है ग्रीक इन्वेजन, या हिंदी में आप लिख सकते हैं यूनानी आक्रमण। कहने का मतलब मगध के ये तीन राजवंश और मगध पर होने वाले या भारत पर होने वाले ये दो विदेशी आक्रमण हम पढ़ेंगे प्री मौर्यन पीरियड में। इसी को क्या कहेंगे? पूर्व मौर्य काल। इसके बाद शुरू होगा मौर्यन पीरियड, और मौर्यन पीरियड में हम बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश के बारे में। मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश। और फिर मौर्य वंश के खत्म होने के बाद का जो पीरियड है वो कहलाता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड या मौर्योत्तर काल, जिसमें हम बात करेंगे मगध के वो तीन राजवंश जो कि मौर्य डायनेस्टी के बाद मौर्य वंश में या मगध में एग्जिस्ट किया करते थे। जैसे सबसे पहला शुंगा डायनेस्टी, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं शुंग वंश। शुंगा डायनेस्टी या शुंग वंश। नेक्स्ट कन्वा डायनेस्टी या कण्व वंश। और इसके अलावा इसी में हम बात कर लेंगे आंध्रा सातवाहना डायनेस्टी, यानी कि आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। आंध्रा सातवाहन डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश। आंध्रा सातवाहन डायनेस्टी या आंध्र सातवाहन वंश। और जिस तरीके से प्री मॉडर्न पीरियड में कुछ विदेशी आक्रमण हुए, उसी तरीके से पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी हमारे देश पर हुए कुछ विदेशी आक्रमण। और वो विदेशी आक्रमण सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट इंडो ग्रीक्स।
जिसे हम हिंदी में कहते हैं हिंद यवन यानी कि हिंद यूनानी। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सीथियंस या साका। सीथियन या शक। उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे पर्थियंस, जिन्हें हिंदी में आप लिख सकते हैं पहलव। और फोर्थ, इसी में हम बात करेंगे अबाउट कुशानास या कुषाणों के बारे में, कुषाण वंश। ये है राइज ऑफ मगध, ये है मगध का उत्कर्ष, जिसमें हम पढ़ेंगे 7 राजवंशों के बारे में, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और आंध्र सातवाहन वंश। इसके अलावा हम पढ़ेंगे भारत पर होने वाले 6 विदेशी आक्रमणों के बारे में। सबसे पहले ईरानी आक्रमण, उसके बाद यूनानी आक्रमण, उसके बाद हिंद यूनानी आक्रमण, उसके बाद शकों का आक्रमण, उसके बाद पल्लवों या पर्थियंस का आक्रमण और चौथा कुषाण, कुषाण वंश। नोट कीजिए फटाफट। नोट कर लिया है सभी ने? चलिए जी, तो शुरुआत करते हैं राइज ऑफ मगध के बारे में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि हम मगध के इतिहास के बारे में बात करते हैं, यदि हम मगध के इतिहास की जानकारी के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से या सबसे पहले हमें पुराणों से और महाभारत से मगध के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले हमें महाभारत और पुराणों से मगध के बारे में जानकारी मिलती है, और यह जानकारी मिलती है कि मगध में सबसे पहला राजवंश कौन सा था। यह कहलाता था बृहद्रथ वंश। इसे बृहद्रथ डायनेस्टी कहा जाता था। तो मगध में सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है बृहद्रथ वंश की। इसके बारे में जानकारी हमें महाभारत और पुराणों से मिली है। और ध्यान रखेंगे बृहद्रथ वंश की स्थापना, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज बृहद्रथ। इस वंश की स्थापना बृहद्रथ नामक शासक के द्वारा की गई थी। इस वंश की स्थापना बृहद्रथ नामक शासक के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखेंगे जो कि पुत्र था किसका, इसके पिता का नाम था वसु
चैद। ये वसु चैद का पुत्र था। इसके पिता के बारे में जानकारी मिलती है कि इसके पिता का नाम वसु चैद था। और महाभारत और पुराणों से ही हमें जानकारी मिली है बृहद्रथ का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था जरासंध। अब आपने इसका नाम सुना होगा महाभारत में। अगली जानकारी हमें यह मिलती है कि ही बृहद्रथ का ही पुत्र इसका उत्तराधिकारी बना था जिसका नाम था जरासंध। जरासंध के द्वारा कई पराक्रमी शासकों को पराजित किया गया था। जरासंध के द्वारा कई पराक्रमी शासकों को पराजित किया गया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि महाभारत के अनुसार ही वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड कृष्णा एंड भीम। इसे श्री कृष्ण एवं भीम के हाथों पराजित होना पड़ा। ही वॉज डिफीटेड बाय कृष्णा एंड भीम। यदि आपने महाभारत पढ़ी होगी या महाभारत देखी होगी या महाभारत के बारे में आप जानते होंगे तो आपने जरासंध का नाम भी सुना होगा। और जरासंध को पराजित करके उसकी हत्या की थी किसने? भीम ने। किसके साथ मिलकर? श्री कृष्ण के साथ मिलकर। तो ये बात भी आपने सुनी होगी। इसके बाद पुराणों और महाभारत से ही हमें जानकारी मिली है कि बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक हुआ रिपुंजय। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय हुआ, जिसके बारे में जानकारी मिलती है महाभारत से और पुराणों से। ध्यान रखेंगे क्योंकि रिपुंजय एक अयोग्य और डरपोक शासक था। क्योंकि रिपुंजय एक कमजोर एवं अयोग्य शासक था, इसीलिए इसी का एक मंत्री हुआ करता था जिसने इसके कमजोर होने का फायदा उठाया। इसके मंत्री का नाम था पुलिक। और ध्यान रखेंगे इसी पुलिक के द्वारा रिपुंजय की हत्या करवाकर इसने अपने पुत्र को मगध का शासक बनाया या मगध के सिंहासन पर बिठाया। और इसी तरीके से बृहद्रथ वंश का अंत करके इसी के पुत्र के द्वारा एक नए राजवंश की शुरुआत की गई। और आप जानते हैं जिसे हम हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं भाई, यहां तक की जानकारी तो हमें महाभारत और पुराणों से मिल रही है। और क्योंकि महाभारत और पुराणों से मिल रही है, इसीलिए हम एग्जैक्टली इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते हैं और साथ में टाइम पीरियड भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद की जो जानकारी है वो हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिली है। वो हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिली है और उन्हीं से हमें जानकारी मिलती है कि मगध का वास्तविक तौर पर सबसे पहला राजवंश कौन सा हुआ। हेडिंग डाल लीजिए, हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश।
मगध का सबसे पहला राजवंश माना जाता है हर्यक वंश या हर्यंका डायनेस्टी। जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। लगभग 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व, हालांकि प्राचीन भारत है। और ध्यान रखेंगे एंशिएंट इंडिया की जो तारीखें हैं, जो डेट्स हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ना ही वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि डेट्स केवल और केवल चांसेस होते हैं मॉडर्न इंडिया के पूछे जाने के, और बहुत ज्यादा हुआ तो मुगल पीरियड के पूछे जाने के। उससे पहले की तारीखें एग्जाम में ना के बराबर पूछी जाती हैं। तो मगध का पहला राजवंश हुआ हर्यक वंश या हर्यंका डायनेस्टी, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे मगध की सबसे पहली कैपिटल, सबसे पहली राजधानी बनी राजगृही। या गिरिव्रज, राजगृही या गिरिव्रज। एंड द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी, और हर्यक वंश का संस्थापक हुआ एक शासक जिसका नाम था, लिख लीजिए, बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार नामक शासक के द्वारा की गई। बिंबिसार को माना जाता है हर्यक वंश का संस्थापक, मगध का पहला शासक। जिसका शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे बिंबिसार का ही नाम या बिंबिसार का ही उपनाम हमें श्रेणीय लिखा हुआ भी मिलता है। बिंबिसार को ही श्रेणीय भी कहा जाता है, इसी का उपनाम है श्रेणीय, इसी का उपनाम है श्रेणीय या श्रेणिक। चलिए अब लिखेंगे बिंबिसार के बारे में। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी इन मगध। लिखेंगे इसने मगध में हर्यक वंश की स्थापना की। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी इन मगध, इसने मगध में हर्यक वंश की स्थापना की। लिखेंगे ही वॉज कंटेम्पररी टू गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध के समकालीन था। ही वॉज कंटेम्पररी टू गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध के समकालीन था। डेफिनेटली समकालीन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक क्या रहा था, मगध का शासक रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है ये समकालीन था, ये कंटेम्परेरी था किसके, गौतम बुद्ध के। ही वॉज कंटेम्परेरी टू गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध के समकालीन था। जब बिंबिसार मगध का शासक बना तो ध्यान रखेंगे इसने पॉलिटिकल मैरिजेस से, यानी कि राजनैतिक विवाहों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और आप जानते हैं भाई प्राचीन काल में और मध्यकाल में ऐसा हुआ करता था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए शासक वैवाहिक संबंधों
का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा कभी जलालुद्दीन अकबर ने भी किया था अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, बिंबिसार ने फर्स्ट मैरिज या प्रथम विवाह, बिंबिसार ने फर्स्ट मैरिज या प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलना के साथ किया। ध्यान रखेंगे, ये लिच्छवी गणराज्य या लिच्छवी वंश की थी। लिच्छवी वंश का राजा हुआ करता था चेटक, उसी चेटक की बहन थी चेलना। इसके बाद इसने दूसरा विवाह कौशल देवी, या जिसका नाम लिखा हुआ मिलता है महाकोशला, इसने दूसरा विवाह कौशल देवी या महाकोशला के साथ किया, जो बहन थी। भाई इसका भाई था प्रसेनजीत, इसके भाई का नाम था राजा प्रसेनजीत, जो कौशल का राजा हुआ करता था। और आप सब जानते हैं कौशल की राजधानी ही क्या हुआ करती थी, श्रावस्ती और अयोध्या हुआ करती थी। और जब बिंबिसार ने महाकोशला या कौशल देवी के साथ विवाह किया था, तो राजा प्रसेनजीत के ही द्वारा बिंबिसार को दहेज में काशी दिया गया था। और हमने पढ़ा है 16 महाजनपदों में एक महाजनपद काशी भी था। इसके बाद बिंबिसार का तीसरा विवाह, और ध्यान रखेंगे बिंबिसार ने तीसरा विवाह क्षेमा से किया था, जो कि ध्यान रखेंगे कुरु की राजकुमारी थी। और हम सब जानते हैं 16 महाजनपदों में एक महाजनपद है कुरु, और कुरु की राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। बिंबिसार से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिंबिसार का ही एक रॉयल फिजिशियन हुआ करता था या एक राजवैद्य हुआ करता था, जिसका नाम था जीवक। तो ध्यान रखेंगे बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा था, क्योंकि अवंती का राजा जो कि उस समय हुआ करता था चंड प्रद्योत, इसी का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, क्योंकि चंड प्रद्योत को क्या हुआ था, जॉन्डिस, ये पीलिया ग्रस्त था। तो आप लिख सकते हैं बिंबिसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन जीवक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चंड प्रद्योत ऑफ अवंती हु वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश या अवंती की राजा चंड प्रद्योत का इलाज करने भेजा था, जो पीलिया ग्रस्त था, इसे पीलिया था। और इसके अलावा बिंबिसार ने अंग महाजनपद को आक्रमण करके जीता था और उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था। इसके अलावा लिखेंगे बिंबिसार अटैक्ड Ang and added that into Magad.
बिंबिसार ने मगध पर आक्रमण करके उसे बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। लिखिए, बिंबिसार वॉज किल्ड बाय हिज सन। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र के द्वारा की गई। बिंबिसार वॉज किल्ड बाय हिज सन। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र के द्वारा की गई और बिंबिसार की हत्या करके मगध का अगला शासक इसी का बेटा बना, जिसका नाम था अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, जिसने लगभग 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक जिसने 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक शासन किया मगध में। और ध्यान रखेंगे, अजात शत्रु को ही कुणिक भी कहा जाता है, इसी का उपनाम है कुणिक। ये बिंबिसार का पुत्र था और बिंबिसार की हत्या करके ही मगध सिंहासन पर बैठा था। सबसे पहले लिखेंगे ही अटैक्ड। सबसे पहले लिखेंगे ही अटैक्ड प्रसेनजीत। इसने प्रसेनजीत पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड प्रसेनजीत। इसने प्रसेनजीत पर आक्रमण किया। और जब प्रसेनजीत पर आक्रमण किया तो भाई दोनों के बीच में एक ट्रिटी हुई, एक संधि हुई। और उसी संधि के तहत राजा प्रसेनजीत की ही पुत्री हुआ करती थी, जिसका नाम था वाजिरा। तो ध्यान रखेंगे, इसी वाजिरा का अजात शत्रु से विवाह करवाया गया। इसी वाजिरा का विवाह हुआ किससे? अजात शत्रु से। इसके अलावा लिखेंगे अजात शत्रु एडिट वज्जी एंड वैशाली इन मगध। लिखिए, अजात शत्रु ने वज्जी एवं
वैशाली को मगध साम्राज्य में मिलाया। अजात शत्रु एडेड वज्जी एंड वैशाली इन मगध एम्पायर। इसने वज्जी और वैशाली को मगध साम्राज्य में मिलाया। एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए बताइए गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु एक ही शासक के शासनकाल में हुई थी, तो वो कौन था? तो लिखेंगे अजातशत्रु। लिखिए, गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी बोथ डाइड इन हिज रूलिंग पीरियड। लिखेंगे गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। याद कीजिए, हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, इसका मतलब अजात शत्रु का शासनकाल, और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई, यानी कि अजात शत्रु का शासनकाल। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी, और आप जानते हैं कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसी वर्ष लिखेंगे इन 483 बीसी ही ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ही ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृही। इसी ने राजगृही में प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था। कल ही हमने पढ़ी थी प्रथम बौद्ध महासंगीति, जिसका आयोजन करवाने वाला शासक था अजातशत्रु। ही ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृही। इसी ने राजगृही में प्रथम बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था। और कल ही हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में दो पिटक जोड़े गए थे जो कहलाते थे सुत्त पिटक और विनय पिटक। इसी के तहत बौद्ध धर्म में दो पिटक जोड़े गए थे, एक कहलाता था सुत्त पिटक और एक कहलाता था विनय पिटक। इसके बाद लिखेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, लिखेंगे अजात शत्रु बिल्ट 8 स्तूपास। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के ही शरीर के अवशेषों पर इसके द्वारा 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। और ध्यान रखेंगे अजात शत्रु ने ही सबसे पहले युद्ध में 2 नए हथियारों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की, जिन्हें कहा जाता था रथमूसल और महाशिलाकंटक। रथमूसल और महाशिलाकंटक ये 2 नए प्रकार के हथियार थे, शस्त्र थे, जिनका इस्तेमाल अजात शत्रु के ही द्वारा किया गया था। लिखेंगे ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय हिज सन। इसकी हत्या भी इसके पुत्र के द्वारा की गई। ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय हिज सन। इसकी हत्या भी इसके पुत्र के द्वारा की गई, जिसका नाम था उदयन।
और अजात शत्रु की हत्या करके मगध के सिंहासन पर शासक बनकर बैठा उदयन लगभग 460 बीसी से लेके 440 बीसी तक, 460 बीसी से लेके 440 बीसी तक अगला मगध का अगला शासक बना उदयन। तो अगला लिखेंगे उदयन। तो ध्यान रखेंगे, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। पहले बिंबिसार की हत्या करके अजात शत्रु उसका बेटा सिंहासन पर बैठा, फिर अजात शत्रु की हत्या करके उदयन उसका बेटा सिंहासन पर बैठा। बस यही कारण है क्योंकि इस राजवंश में दो पिताओं की हत्या दो पुत्रों के द्वारा की गई है, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया ये वंश कहलाता है पितृहंता वंश। सर इसका मतलब मगध सबसे बड़ा महाजनपद हो गया मेरे भाई। तभी तो देखो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, राइज ऑफ मगध। तभी तो हम मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो राजवंश है, जिन राजवंशों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो एग्जिस्ट ही कहां पर करते थे, मगध में। उनकी कैपिटल ही कहां पर थी, मगध में। इसके बाद आया उदयन। उदयन से एक ही सवाल बनता है, ध्यान रखेंगे। उदयन के द्वारा ही गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नगर की स्थापना की गई, एक शहर की स्थापना की गई, जिसे आप जानते हैं पाटलिपुत्र के नाम से। लिखेंगे ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा। उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की गई। पाटलिपुत्र को ही क्या कहा जाता था, कुसुमपुर कहा जाता था या कुसुमपुरा कहा जाता था। इसकी स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी, लेकिन आगे चलकर आप जानते हैं शेर शाह सूरी के द्वारा, आगे चलकर शेर शाह सूरी के द्वारा इसे बसाया गया। किस नाम से, पटना के नाम से। तो पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा था, शेर शाह सूरी ने रखा था। और आज भी आप जानते हैं बिहार की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई एंड ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध। और इसी ने मगध की राजधानी को राजगृही से क्या बना दिया, पाटलिपुत्र बना दिया। उदयन के बाद हर्यक वंश में अगला शासक बना अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद अगला शासक बना मुंडक। और एट लास्ट आपको केवल नाम याद रखना है, द लास्ट रूलर। लिखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वॉज नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ। द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वॉज नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ। क्योंकि
ध्यान रखेंगे, नागदशक एक अयोग्य शासक था, इसीलिए इसकी अयोग्यता का फायदा उठाया गया और मगध की जनता ने ही खुद अपनी मर्जी से नागदशक को सिंहासन से हटवाकर शिशु नाग नाम का एक अमात्य, ध्यान रखेंगे, इसी का अमात्य या महामंत्री हुआ करता था जिसका नाम था शिशु नाग। उसी शिशु नाग को मगध का अगला शासक बनाया और उसी शिशु नाग ने मगध के दूसरे राजवंश की स्थापना की जिसे हम जानते हैं शिशु नाग डायनेस्टी के नाम से। हेडिंग डाल लीजिए। शिशु नाग डायनेस्टी या शिशु नाग वंश। शिशु नाग डायनेस्टी, शिशु नाग वंश लगभग 492 बीसी से लेके 344 बीसी यानी कि 492 ईसा पूर्व से लेके 344 ईसा पूर्व तक मगध में चला शिशु नाग वंश। जिसका संस्थापक या जिसकी स्थापना शिशु नाग के द्वारा की गई। इसकी स्थापना की गई शिशु नाग के द्वारा। और 492 बीसी से लेके लिखेंगे 492 ईसा पूर्व से लेके, मैंने यहां पे 492 लिख दिया भाई गलती से, ठीक है, हम सब जानते हैं ये क्या है 412। ये 412 है। और ध्यान रखेंगे 412 बीसी से लेके 394 बीसी तक मगध का अगला शासक बना शिशु नाग। सबसे पहला काम इसने क्या किया, लिखेंगे ही कॉन्कर्ड अवंती एंड डिस्ट्रॉयड प्रद्योत डायनेस्टी। लिखेंगे इसने अवंती पर अधिकार करके प्रद्योत वंश का अंत किया। इसने अवंती पर अधिकार करके प्रद्योत वंश का अंत किया। भाई वहां पे राजा था ना चंड प्रद्योत, तो उसका अंत कर दिया गया किसके द्वारा, उसका अंत कर दिया गया शिशु नाग के द्वारा। और दूसरा काम लिखेंगे ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू वैशाली। इसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। और मगध की तीसरी बार राजधानी यानी कि तीसरी राजधानी क्या बन गई, वैशाली। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था कालाशोक। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था कालाशोक, या जिसके नाम का उल्लेख क्या मिलता है, काकवर्ण। इसी को क्या कहा जाता है, काकवर्ण भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे लगभग 394 ईसा पूर्व से लेके 366 ईसा पूर्व तक मगध का अगला शासक बना कालाशोक। और हम सब जानते हैं इसी के द्वारा 383 ईसा पूर्व में आयोजन करवाया गया सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का। इसी के द्वारा वैशाली में दूसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया गया, याद है ना, जिसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी स्थावीर और महासंघिक में बटे थे। और ऐसा कहते हैं अपनी राजधानी के ही समीप कालाशोक घूम रहा था, विचरण कर रहा था,
कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसको चाकू घोंप कर मार दिया था, इसकी हत्या कर दी थी। और जब कालाशोक मरा तो कालाशोक का उत्तराधिकारी, या लिखेंगे द लास्ट रूलर, द लास्ट रूलर ऑफ शिशु नाग डायनेस्टी। एक और चीज ध्यान रखेंगे, कालाशोक ने दूसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन वैशाली में तो करवाया था, लेकिन इसने अपने शासनकाल में कैपिटल को फिर से वैशाली से कहां स्थानांतरित कर दिया था? पाटलिपुत्रा। इसी के शासनकाल में पाटलिपुत्र दोबारा क्या बन गई थी? राजधानी। एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज, लिखिए, नंदीवर्धन। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। और इसी नंदीवर्धन का एक सचिव हुआ करता था, एक सेक्रेटरी हुआ करता था, जिसका नाम था महापद्मनंद। उसी महापद्मनंद के द्वारा नंदीवर्धन को डिथ्रोन करके सिंहासन से हटाकर एक और राजवंश की स्थापना की गई, जिसे हम नंद वंश या नंदा डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो आज की कहानी को यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम पढ़ेंगे नंद वंश। नंद वंश के बाद हम पढ़ेंगे 2 विदेशी आक्रमण, सबसे पहले ईरानी, उसके बाद यूनानी। कोई पूछ रहा था सर पोरस कब आया था? अबे पोरस आया नहीं था, पोरस तो भारत का शासक था। पोरस लड़ेगा सिकंदर से, अलेक्जेंडर से, जो हम ग्रीक इन्वेजन में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट राजवंश, जो है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, एंड हैव अ नाइस डे।